के द्वारा मनोरंजन। अब इसके नोट देखिए, जो प्राचीन यूनान में जो गडरिया है, मैग्नस ने चुंबक की जो खोज की और गडरिया के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट के नाम दिया गया। मैग्नेटाइट्स में लोहा होता है। अब चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होती है? जो प्रकृति से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे हमारा प्राकृतिक चुंबक का नाम हमारे मैग्नेटाइट है, क्योंकि ये जो गडरिया था एक जो मैग्नस नाम का, उसने ही इसकी खोज की थी और उसी के नाम पर इसको मैग्नेटाइट चुंबक का नाम दिया गया। अब जो कृत्रिम जो चुंबक है वो लोहे के टुकड़ों से बनाए जाने वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे हमारी छड़ चुंबक होगी, गोलंत चुंबक होगी और हमारा नाल चुंबक होगी, ये सारा हमारे कृत्रिम चुंबक होते हैं। चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारा लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये सारे क्या होते हैं? हमारे अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट्स की साइड। अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ चुंबक की आकर्षित नहीं होते, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारा कपड़ा, लकड़ी, चमड़ा या प्लास्टिक, यदि आप इनके पास कोई भी मैग्नेट लागोते ये उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये होंगे अचुंबकीय पदार्थ। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, पहला सिरा हमारा उत्तरोन्मुखी अर्थात उत्तरी दिशा में होता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है वो। फिर दक्षिणी जो ध्रुव होता है उसका सिरा हमारा दक्षिणोन्मुखी अर्थात दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। प्राचीन काल में यात्री प्राकृतिक चुंबक यात्रा पर अपने साथ ले जाते थे, जिसे धागे में लटकाकर दिशा निर्धारित किया जाता, मतलब निर्धारण किया जाता कि दिशा की किस तरह, कहाँ पर वो उत्तर है, कहाँ पे दक्षिण है। अब दिव्य सूचक क्या है कि दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो आकर्षण क्या होते हैं? दो चुंबक के असमान, मतलब जब आकर्षण होगा इसका मतलब दो चुंबक हमारा क्या होगा? वो जैसे हमारा नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल, ये हमारे अट्रैक्ट होंगे, और यदि हमारा ये जो नॉर्थ होगा तो ये क्या होगा? ये एक दूसरे प्रतिकर्षण होंगे। तो जो एक विपरीत असमान वाले जो चुंबक ध्रुव होते हैं वही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबक के दोनों सिरों पर अधिक आकर्षण शक्ति होती है। प्रतिकर्षण जो दो चुंबक के समान जैसा दूर में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबक से लोहा पदार्थों के घटक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अब देखते हैं हमारे चारों ओर वायु। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक होता है, जिसमें नाइट्रोजन हमारा 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कुछ अन्य गैसेस भी होती है जिसमें जल वाष्प होते हैं, धूल के कण भी होते हैं। फिर इसमें जो वायुमंडल, वायु के ऊपर जो पृथ्वी को घेरे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायु के संगठन वही होते हैं जिनसे वायु बनी होती है। नाइट्रोजन हमारा 78% से बनी होती है, ऑक्सीजन और हमारा क्या है O2 जो 21% से, और जो ऑर्गन 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है 0.03% होती है, अन्य की होती है 0.04, जिसमें हीलियम हाइड्रोजन दोनों होती है। वात सूचक क्या होता है? जब वात सूचक घूमती है तो वह उस दिशा में रुक जाती है जिस दिशा में वायु चल रही होती है। पर्वतारोही क्या होते हैं? पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि अत्यधिक जो ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। अब वायु किससे बनी होती है? वायु अनेक गैसों के मिश्रण से बनी होती है, जो हमने डिस्कशन कर चुका है, जिसमें हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हमारी ऑर्गन्स होती है। अब हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन जो भी जल और मिट्टी में जो वायु उपस्थित है उससे मोस्टली ऑक्सीजन लेते हैं। जो हमारे जो जल वाले जो जीव होते हैं वो के जल में घुली हुई ऑक्सीजन से लेते हैं, और जो मतलब पेड़ पौधे वो मिट्टी से उससे लेते हैं। फिर हम मिट्टी के जीव कौन से? मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत से मारदार छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर करने में जगह उपलब्ध हो जाती है। वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। जब वायु ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इससे जो उपस्थिति जल वाष्प ठंडी होकर संगठित होता है, मतलब इकट्ठी हो जाती है, और फिर वही बारिश में जल की बूंदे के रूप में ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर दिखाई देती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हमें वायु को हम देख नहीं सकते पर उसको अनुभव कर सकते हैं। पवन गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु का जो द्रव्यमान होता है वायु जगह भी घेरती है। अब जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब जलना तभी संभव होता है यदि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, अदरवाइज नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जो घुटन महसूस होते हैं, और धुएं में ऐसी गैसें सूक्ष्म धूल के कण होते हैं, वो प्राय हानिकारक होते हैं। पादप व जंतु श्वसन प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो जलीय जो प्राणी होता है वो शोषण के लिए जल में घुली वायु को प्रयोग करता है। पवन चक्की पवन से चलने वाली युक्ति है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करती है, और जो प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी है। अब जो ये है कि जो हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, धूल के कणों से श्वसन के तंत्र में जाने से उसको रोकते हैं।